नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एग्रोनॉमी के अंदर काफी महत्वपूर्ण टॉपिक अपन लेके आए हैं। सस्य विज्ञान के अंदर फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की अपन बात करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें जो हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वो बात जो है आज की क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि थोड़ी सी बेसिक सी चीज जो है अपने को मालूम होनी चाहिए कि जो फसल शब्द आया है, इट मीन्स फसल जो शब्द पर ने बोला है, क्रॉप जो बोला है, इसका एक मीनिंग या इसका एक अर्थ क्या होता है। तो फसल से सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि पौधों का एक वह समूह जिनमें एक रूपता हो, समानता हो, सिमिलरिटीज हो, होमोजेनिटी हो, तो वो एक प्रकार की फसल होगी। चाहे उसके अपन कहें कि फिनोटाइपिक कैरेक्टर कह लें या जीनोटाइपिक कैरेक्टर कह लें, वो समान होते हैं, तो वह जाके एक फसल बनती है। जैसे कहने का अर्थ है गेहूं, गेहूं जो है वीट जो है, उसके जो पौधे होंगे वह आपके अगर अपन कंपैरिजन करेंगे कपास से तो इसके पौधों से भिन्न होंगे। तो यानी कि गेहूं के पौधों का पूरा एक समूह होता है, उसी प्रकार से कपास के पौधों का भी एक पूरा समूह है। तो जब गेहूं के बहुत सारे पौधे एक साथ मिलते हैं तो वह एक गेहूं की फसल कहलाएगी, और कपास के बहुत सारे पौधे हैं तो उस केस में वह कपास की फसल कहलाएगी। तो इस प्रकार से एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि पौधों का वह समूह जिनमें समानता हो, एकरूपता हो, वही आपकी क्या कहलाएगी, फसल कहलाएगी। यानी होमोजेनिटी हो, सिमिलरिटीज वहां पे हो, तो वह क्रॉप्स कहलाएगी वहां पे। अब अपन इनके वर्गीकरण की यहाँ पे बात करते हैं, तो वर्गीकरण के अलग अलग आधार रखे गए हैं, अलग अलग आधारों पे अपन इनका वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहला आधार अपन लेते हैं बुआई की ऋतु के आधार पर, इट मींस द अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ ग्रो, किस ऋतु में अपन उसकी बुआई कर रहे हैं, उसके आधार पर फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला पार्ट है खरीफ फसलें, क्या बोल सकते हैं, खरीफ फसलें या मानसून ऋतु वाली फसलें। दूसरा अपन बोल सकते हैं रबी फसलें या फिर सर्दी वाली फसलें, या फिर अपन तीसरा बोल सकते हैं जायद फसलें या गर्मी की फसलें। अर्थात इसको अंग्रेजी के अंदर इसको खरीफ और मानसून क्रॉप्स कहेंगे, इसको रबी और विंटर क्रॉप्स कहेंगे, इसको जायद और समर क्रॉप्स कहेंगे। अर्थात कौन सी ऋतुओं के अंदर अपन इनको ले रहे हैं उसके आधार पर इनका नामकरण यहाँ पे हुआ है। जैसे खरीफ फसलें यानी कि मानसून बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे मानसून आता है, यानी बारिश होती है, वर्षा का दौर यहाँ पे होता है। रबी फसलें बोल रहे हैं अर्थात जहां पे सर्दी यानी टेम्परेचर तापक्रम कम हो जाता है, सर्दी लगने लग जाती है अपने को, तो यानी उस ऋतु में जो बोते हैं। उसके बाद जायद अर्थात जब गर्मी लगने लग जाती है, गर्मी के जो दिन होते हैं उस समय जिनकी बुआई करते हैं वो जायद फसलें कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा अपन और ज्यादा समझें तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात खरीफ फसलें, यानी कि इनकी सबसे पहली बात करते हैं बुआई। इनकी बुआई अपन कब करते हैं, इनकी सोइंग अपन कब करते हैं। तो मानसून या वर्षा की बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि जून जुलाई के अंदर बारिश होती है। कौन से महीने में, जून जुलाई। तो अर्थात जिनकी बुआई जो है जून जुलाई माह में होती है वे खरीफ फसलें होगी। इसी प्रकार से अगर रबी फसलों की बात करें तो इनकी बुआई जो है अपन अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई करेंगे वे आपके रबी की हो गई। उसके बाद जायद अर्थात जिनकी बुआई अपन करते हैं मार्च अप्रैल के अंदर जिनकी बुआई करते हैं वे आपकी जायद फसलें होगी। तो एक तो अपन ये बुआई के आधार पर कह सकते हैं। इसके बाद बुआई के बाद जो इनकी अपन कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, वो अपन कब करेंगे उसका भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग के केस में आपको ध्यान होना चाहिए कि खरीफ की फसल आपने ले रखी है, उसके बाद रबी की आप कब लोगे, जब खरीफ की आपकी कटाई हो जाएगी। तो यानी कि रबी की फसलों, इसकी खरीफ की फसलों की जो कटाई होगी वह आपकी अक्टूबर महीने के अंदर, और किसी किसी की तो सितंबर महीने के अंदर भी कटाई हो जाती है। तो अक्टूबर महीने तक तो है इसकी कटाई खरीफ की हो जाती है। उसके बाद आप जो है रबी वाली फसल आप लेते हो। उसके बाद रबी वाली फसल की देखें तो मार्च तक जो है, मार्च लास्ट या अपन कहें अप्रैल फर्स्ट तक जो है रबी की फसलों की मोस्ट ऑफ कटाई हो जाती है। उसके बाद जायद वाली फसलों की बात करें तो इसकी कटाई जो है वो जून माह के अंत तक तो इसकी कटाई हो ही जाती है। तो यानी कि एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिस फसल की बुआई अपन जून जुलाई में करते हैं और कटाई जो है अक्टूबर माह में करते हैं वह आपकी खरीफ फसलें होगी, और जिन फसलों की बुआई जो है अपन अक्टूबर नवंबर में करते हैं और मार्च में कटाई करते हैं वे रबी फसलें होगी, और जिनकी बुआई अपन मार्च अप्रैल में करते हैं और जून में कटाई करते हैं वे आपकी जायद फसलें होगी। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए। तो इसके कुछ उदाहरण जो हैं वो भी अपने को यहाँ पे देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं अपन खरीफ फसलों की बात करते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे बात करेंगे रबी फसलों की, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जायद फसलों की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश के अंदर अपन सबसे ज्यादा जो फसलें लगाते हैं वो खरीफ फसल लगाते हैं। क्यों?
क्योंकि यह वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि कहने का अर्थ है इसको अलग से पानी देने की अपने को ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बारिश से ही इसका काम हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रबी की फसलें, और रबी की फसलों में मुख्य चीज क्या ध्यान रखी जाती है? सिंचाई। सिंचाई की जाती है, जो नहर होती है तो नहरों से या फिर कुओं से की जाती है, तो ये जो है सेकंड नंबर पे आएगी। और जायद, जायद यानी कि जो गर्मियों के दिनों में, और गर्मियों के दिनों में अक्सर अपन देखते हैं कि पानी की बड़ी कमी रहती है बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर, तो वहां पे तो गर्मियों के अंदर कोई फसल ली भी नहीं जाती और जो है कम ली जाती है ये फसलें। तो अब इनके कुछ उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहले अपन खरीफ फसलों के उदाहरणों की यहाँ पे बात करेंगे। तो खरीफ फसलों के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें आएगा आपका मक्का आएगा, देन आपका चावल आएगा, मक्का हो गया, चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, देन आपका मूंगफली हो गया, देन सोयाबीन हो गया, देन कपास हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण अपन लिख सकते हैं। वैसे अपन बेसिकली जो भी फसलें पढ़ेंगे उसके अंदर सारी चर्चा अपन करेंगे कि कौन सी फसल का बुआई का समय क्या है, कौन सी ऋतु के अंदर वो लगाई जाती है। मक्का इट मींस अंग्रेजी के अंदर इसको जो है मैच बोलेंगे, इसको अपन चावल को राइस दैट इज द सोरगम बोलेंगे इसको, देन बाजरा जिसे पर्ल मिलेट बोला जाएगा, मूंगफली ग्राउंडनट बोलेंगे इसको, सोयाबीन को सोयाबीन ही बोलेंगे, कपास को कॉटन कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है इन सारी फसलों का जो मेन ऋतु बोल रहा हूं आपको। अब जैसे आप जैसे मक्का की बात करोगे, मक्का को रबी में भी लेते हैं कहीं कहीं, लेकिन इसकी मुख्य ऋतु जो कही जाएगी वो कौन सी कही जाएगी? खरीफ कही जाएगी। उसके बाद चावल, चावल में अपन देखते हैं बुआई के समय के आधार पर चावल 3 प्रकार का होता है, अस, अमन, बोरो। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा अपने भारत के अंदर जो चावल लगाया जाता है ना वो खरीफ ऋतु के अंदर लगाया जाता है, इसलिए इसको अपन इस ऋतु के अंदर रख रहे हैं। बाकी ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, कपास ये तो आपकी खरीफ ऋतु की फसलें। तो कहीं कहीं जो है आपको मिल सकता है कि उसको दूसरी ऋतु में भी लगाना है, लेकिन उनकी मुख्य ऋतु जो है वो कौन सी मानी गई है? खरीफ ऋतु मानी गई है। इसके अलावा ये तो सारी बात होगी। इसके अलावा अपन दाल वाली फसलों की बात करें तो मूंग आ गया, यानी मूंग बीन आ गया। इसके बाद आपका उड़द आ गया, उड़द बीन आ गया। इसके बाद आपका अरहर आ गया, इट मींस द पिजन पी आ गया। तो ये भी जो कुछ फसलें हैं ये भी आपको कौन सी है? खरीफ ऋतु की फसल है, यानी वर्षा ऋतु में इनकी बुआई करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं रबी ऋतु की फसलों की ओर। रबी ऋतु की फसलों की ओर बात करें तो सबसे पहले आता है अपना गेहूं। कौन आता है? गेहूं, इट मींस द व्हीट। इसकी रबी ऋतु में बुआई करते हैं। इसके बाद आपका जौ, बारले, इसकी रबी ऋतु में बुआई करते हैं। इसके बाद चना अर्थात चिकपी या ग्राम, इसकी रबी ऋतु में बुआई करते हैं। इसके बाद सरसों, रैपसीड, इसकी भी जो है अपन रबी ऋतु में बुआई करते हैं। तो ये कुछ उदाहरण। इसके अलावा आपका कुसुम, सैफफ्लावर, इसकी भी जो है अपन रबी ऋतु के अंदर बुआई करते हैं। तो इन सारी फसलों की बुआई जो है अपन रबी ऋतु में करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आखिरी में आता है जायद। वैसे आपको बता दें कि जायद के लिए कोई विशेष प्रकार की अलग से फसल नहीं है कि वो जो है अलग से कोई फसल आती होगी जो सिर्फ जायद में उगाई जाती होगी, ऐसा नहीं है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है फसलों के केस में, जो ज्यादातर जो खरीफ की फसलें होती है उसमें से कुछ फसलें जो है वो जायद के अंदर ली जाती है। तो जैसे ज्यादातर दलहनी फसलें लेते हैं, जैसे मूंग हो गया, इसको वैसे तो मुख्य खरीफ ऋतु के, लेकिन इसको जायद के अंदर भी उगाया जा सकता है। उड़द हो गया, इसको भी उगा सकते हैं। इवन मूंगफली भी अपन देखते हैं बारिश से पहले मार्केट के अंदर आ जाती है। तो वो किस वजह से आती है? क्योंकि लोग, किसान जो है उसको जायद के अंदर ले लेते हैं। मूंगफली हो गया। इसके अलावा ग्वार, क्लस्टर बीन, ये भी जायद में लिया जा सकता है। तो कुछ फसलें हैं जो खरीफ की फसलें जिनको जायद में भी आसानी से लिया जा सकता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो यहां पे अपन ने बात कर ली कि भाई खरीफ में कौन सी फसलें आ रही, रबी में कौन सी फसलें आ रही, जायद में कौन सी फसल आ रही, और इवन खरीफ किसे कहा गया है, रबी किसे कहा गया है, जायद किसे कहा गया है, ये भी अपन ने यहाँ पे चर्चा की है। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। पहले प्रकार का फसलों का वर्गीकरण अपना समाप्त हुआ। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण जो आधार है यहाँ पे वो क्या है? दूसरे प्रकार के वर्गीकरण का आधार है वानस्पतिक आधार, अर्थात बोटनिकल एस्पेक्ट से जो है फसलों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वानस्पतिक आधार पर बात करें तो फसलों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? एक बीजपत्री, मोनोकोटाइलेडोन, और दूसरा है द्विबीजपत्री, डाइकोटाइलेडोन। देखो इन शब्दों को आप पकड़े, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री शब्दों को अगर पकड़े तो यहां कहेंगे अपन एक बीजपत्र, एक बीजपत्र, यानी कि एक प्रकार से इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल या वन कोटाइलेडोन। ठीक है। द्विबीजपत्री यानी द्वि यानी होते 2, तो यहां अपन कहेंगे 2 बीजपत्र। क्या कहेंगे? 2 बीजपत्र, अर्थात 2 कोटाइलेडोन। अर्थात कहने का अर्थ है कि इन फसलों को जो उनके एक प्रकार से वानस्पतिक आधार पर देखा जाए तो अगर बीज के अंदर एक ही बीज पत्र हो
सिंगल कोटाइलेडोन हो तो वह एक बीजपत्री होगा, और अगर उस बीज के अंदर दो बीजपत्र हो या दो कोटाइलेडोन हो तो उसे द्विबीजपत्री या डाइकोटाइलेडोन कहेगा। इस कोटाइलेडोन को अपन सीड लीफ भी बोल सकते हैं, बीज की पत्ती भी बोल सकते हैं। तो अगर बीज के अंदर एक ही बीज की पत्ती हो तो एक बीजपत्री, दो बीज की पत्तियां हो तो वह द्विबीजपत्री कहलाता है। तो अब ये जो है ये तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, लेकिन अगर और ज्यादा समझना हो तो इसमें सीधा सा अपन कह सकते हैं कि जिसके बीज को दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता हो तो वह द्विबीजपत्री होता है, और जिसके बीज को दो समान भागों में विभक्त नहीं कर सकते हैं वह आपका एक बीजपत्री होता है। अपन ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें अपने को और देखना पड़ेगा कि और क्या विशेषता होती है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बीजपत्र के आधार पर तो आपने बोल दिया, उसके अलावा और अन्य विशेषताएं कौन कौन सी। तो अन्य विशेषताओं की बात करें तो एक बीजपत्री में सबसे पहले तो एक बीजपत्र होता है, दूसरा सेलो रूट, अर्थात एक बीजपत्री पौधे की जो जड़ें होती है वह उथली जड़ें अर्थात ज्यादा गहरी जड़ें नहीं जाती है, जड़ें कम ऊंचाई के अंदर ही रहती है, यानी कि ज्यादा गहरी जड़ें नहीं जाएगी मोनोकोटाइलेडोन्स की, वो ऊपरी सतह के अंदर ही रहेगी। लेकिन जब द्विबीजपत्री की बात करें तो इसकी जड़ें जो होती है वह डीप रूटेड होती है। कैसी होती है? डीप रूटेड होती है, अर्थात गहरी जड़ें इसकी जाती है, भूमि में गहराई में इसकी जड़ें जाती है। तो पहली बात बीजपत्र, एक बीजपत्र, दो बीजपत्र, इसकी जो है उथली जड़ें रहेगी, इसकी गहरी जड़ें जाएगी। उसके बाद और कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है टिलरिंग एबिलिटी। क्या पाई जाती है? टिलरिंग एबिलिटी, अर्थात हिंदी में कहेंगे कल्ले फूटने की क्षमता। कल्ले फूटने की क्षमता जो है वह किसके अंदर पाई जाती है? एक बीजपत्री के अंदर। अब आपके माइंड के अंदर आ रहा होगा सर कल्ले क्या होते हैं, तो ये भी आपको बता दें। जैसे बेसिकली ये आपकी भूमि की सतह है, इसमें आपने कोई भी बीज डाला, इसमें आपने कोई भी बीज डाला तो उसका क्या होगा? अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा। तो सपोज करो कि ये अपन ने गेहूं का ही बीज डाल दिया। किसका बीज डाल दिया? गेहूं का बीज डाल दिया, वीट का बीज डाल दिया। तो इस केस में क्या है कि इसका अंकुरण होगा तो ये जड़ निकलेगी, और जड़ के बाद उसके ऊपर की साइड में जो एक तना निकलेगा, और समय के साथ साथ यहीं से जो है उसकी कुछ और फुटाने भी निकलेगी ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है इसको अपन कहते हैं कल्ले फूटना। यानी कि अगर अपन गेहूं के पौधे को आपने देखा हो तो भूमि की सतह से बहुत सारे तने उसके आपको दिखाई देते हैं एक प्रकार से, तो वही उसकी क्या है? कल्ले फूटने वाली क्षमता है। और गेहूं जो है वह आपका एक बीजपत्री का उदाहरण है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, ये आपके एक बीजपत्री के अंदर आते हैं। अब द्विबीजपत्री में क्या विशेषता होती है? तो द्विबीजपत्री में होती है इसमें ब्रांचिंग। क्या होती है? ब्रांचिंग एबिलिटी पाई जाती है, अर्थात शाखाएं बनती है इसमें ज्यादातर क्या होता है? शाखाएं बनती है। अब शाखाओं से क्या तात्पर्य है ये भी आपको बता देते हैं। चलो देखिए, यहाँ पे ये भूमि की सतह हो गई आपकी, यहाँ पे आपने बीज डाला, बीज का अंकुरण हुआ, यहाँ पे पौधा तैयार हो गया, उसमें एक ही तना निकला है। लेकिन अब इस केस में क्या होगा? इस प्रकार से साइड में कुछ शाखाओं का निर्माण होगा, इस प्रकार से साइड में कुछ शाखाओं का निर्माण होगा। जैसा इसमें एक उदाहरण लें तो चना, चिकपी, चने के अंदर क्या होगा या दलहनी फसलों के अंदर अपन कहते हैं क्या होगा? वो आपके द्विबीजपत्री अर्थात शाखाओं का निर्माण वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये आपके कुछ उदाहरण हो गए। तो अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि मोनोकोटाइलेडोन और डाइकोटाइलेडोन में क्या भिन्नता है। तो यहां पे तीन बिंदु अपन ने मुख्यतया देखे। सबसे पहला बिंदु अपन ने देखा है कि बीजपत्र के आधार पर, इनमें एक बीजपत्र, इसमें दो बीजपत्र। दूसरा अपन ने देखा जड़ों के आधार पर, इनकी जड़ें उथली होती है, इनकी गहराई पे जाती है। और तीसरा अपन ने देखा है कि एक बीजपत्री के अंदर क्या होता है? कल्ले फूटने की क्षमता होती है, और द्विबीजपत्री के अंदर जो है शाखाएं बनने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद चौथी एक विशेषता अपन यहां पे और देख सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। चौथी विशेषता क्या है कि जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें पाई जाती है नैरो लीफ अर्थात संकरी पत्तियां। पत्तियां जो होगी इनकी संकरी होगी, ज्यादा चौड़ी पत्तियां नहीं होती एक बीजपत्री की। गेहूं की पत्ती देख लो आप, जौ की पत्ती देख लो, बिल्कुल संकरी सी दिखाई देगी। उसके बाद बात करें द्विबीजपत्री, तो इसमें इसकी विशेषता है कि इसमें पाई जाती है चौड़ी पत्तियां। कैसी पत्तियां होती है? इनकी पत्तियां चौड़ी होती है, यानी ब्रॉडर लीव्स इनकी होती है। जो अगर अपन मोनोकोटाइलेडोन से कंपैरिजन करेंगे उसकी अपेक्षा चौड़ी पत्तियां जो है द्विबीजपत्री के अंदर पाई जाती है, वे सामान्यतः विशेषता है। और इसमें जो है सक्रिय पत्तियां पाई जाएगी। तो वानस्पतिक आधार पर जो है फसलों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अभी तक आपने जो है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को समझ लिया है कि ये क्या होता है। अब इनके उदाहरणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक बीजपत्री के कौन से उदाहरण आते हैं।
तो यहाँ पे कुछ फसलों के कुल लिख रखे हैं। तो जैसे कहने का अर्थ है सबसे पहला कुल यह आ रहा है पोएसी। अब पोएसी को अपन और क्या कह सकते हैं, ग्रेमिनी और बोल सकते हैं, इसको ग्रेमिनी बोल सकते हैं या इसको अपन घास कुल और बोल सकते हैं, क्योंकि पोएसी के पौधे जो होते हैं वो घास नुमा होते हैं या घास से ही उसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। तो पोएसी, ग्रेमिनी या घास कुल इसे अपन बोल सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली पोएसी या घास कुल के अंदर अपन बात करें कि कौन कौन सी फसलें आती है, तो इसमें आता है आपका गेहूं आता है, वीट आता है, इसके बाद आपका जौ आता है, इसके बाद आपका यहाँ पे जो है पोएसी कुल के अंदर गेहूं हो गया, जौ हो गया, इवन आपका चावल हो गया, ये आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपका ज्वार है, उसके बाद आपका बाजरा है, उसके बाद आपका मक्का है, उसके बाद आपका गन्ना है। तो ये सारी पोएसी कुल की जो फसलें हैं ये आपके किस में आती है, मोनोकोटाइलेडोन या एक बीजपत्री में आती है। लेकिन यहां पे एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं और वो ये है कि इस पोएसी कुल की जो फसलें ज्वार, बाजरा और मक्का ये तीनों अपवाद है। किस चीज का अपवाद है कि मोनोकोटाइलेडोन की एक विशेषता है क्या, टिलरिंग एबिलिटी, कल्ले फूटना। तो आपको पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ग्रेमिनी कुल की फसल है जिसमें कल्ले नहीं फूटते हैं, टिलरिंग नहीं होती है, नॉन टिलरिंग फसल कौन सी है, तो ज्वार, बाजरा और मक्का में कल्ले नहीं फूटते हैं। आपने कभी देखा है ज्वार, बाजरा, मक्का में कि वो भूमि की सतह से बहुत सारे तने या शाखा वो निकले हुए होंगे जैसे गेहूं में, जौ में होता है, नहीं मिलेगा आपको। तो ये अपवाद है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कल्ले के केस में अपवाद है। बाकी सारी विशेषताएं जो होती है ज्वार, बाजरा, मक्का की जो मोनोकोटाइलेडोन की जो विशेषता है वही इसकी विशेषता होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो कुल आता है वह आता है जिंजीबेरेसी। और जिंजीबेरेसी की अगर अपन यहां पर बात करें तो इसके अंदर आता है जिंजर, जिंजर, और जिंजर का मतलब अदरक। अदरक जो होता है वह भी आपका क्या होता है, मोनोकोटाइलेडोन होता है। फिर आता है लिलिएसी। और लिलिएसी कुल की बात करें तो यहां पे जो लिलिएसी कुल के अंदर आता है वह आता है आपका ओनियन, ओनियन, प्याज। प्याज जो है वह आपका लिलिएसी कुल के अंदर अपन मान सकते हैं या एलिएसी कुल भी अपन इसका बोल सकते हैं। उसके अंदर जो है ये आपका आता है, प्याज हो गया, आपका लहसुन हो गया, है ना, लिलिएसी या एलिएसी अपन बोल सकते हैं। तो ये हो गए आपके एक बीजपत्री के उदाहरण जिसमें आपके ग्रेमिनी कुल आ गया, जिंजीबेरेसी आ गया, लिलिएसी आ गया। तो ये बात अपन कर चुके। अब अपने को चलना है द्विबीजपत्री के अंदर। और द्विबीजपत्री के अंदर अपन जाते हैं तो सबसे पहला जो कुल आता है जिसकी फसलें इसके अंदर आती है तो सबसे पहला आता है आपका मालवेसी। और मालवेसी के अंदर आता है आपका कॉटन, कॉटन कपास आता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका ओकरा, भिंडी। ये आपके मालवेसी कुल के अंदर आते हैं और ये दोनों ही जो है आपके द्विबीजपत्री या डाइकोटाइलेडोन के एग्जाम्पल है। उसके बाद क्रूसीफेरी। और क्रूसीफेरी के अंदर अपन देखें, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी भी इसको अपन बोल सकते हैं। और इसके अंदर मुख्यतया जो आपका आता है आपका मस्टर्ड आता है, मस्टर्ड यानी कि आपका सरसों आ गया। उसके बाद आपका केबेज या कॉलीफ्लावर आता है, यानी गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं वह आपके इसके अंदर आती है। उसके बाद बात करें सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल की अपन बात करें तो सोलेनेसी कुल के अंदर अगर अपन देखें तो इसमें आपका टमाटर आ गया, टमाटर आ गया, टोमेटो आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें तो ब्रिंजल यानी बैंगन आ गया, ये आपका सोलेनेसी कुल के अंदर आता है ना। इसके बाद अपन आगे चलते हैं लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी में बात करें तो आपका मूंग आ गया, इट मींस द ग्रीन ग्राम आ गया। देन आपका उड़द आ गया, इट मींस द ब्लैक ग्राम आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें अरहर, पिजन पी आ गया। उसके बाद अपना बात करें तो अपन चौला, काउपी आ गया। तो ये आपके लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आते हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आता है टिलिएसी। टिलिएसी कुल की बात करें तो टिलिएसी के अंदर आता है आपका जूट आता है, जूट आता है। उसके बाद दूसरा आता है आपका सनहेम यानी सनई जो है वह आपकी टिलिएसी कुल के अंदर आती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे बढ़े लाइनेसी। लाइनेसी कुल की अगर अपन बात करें तो लाइनेसी कुल के अंदर आपका आता है लिंसीड। कौन सा आता है, लिंसीड आता है। अलसी जो है आपके लाइनेसी कुल के अंदर आता है। उसके बाद बात करें यूफोरबिएसी। और यूफोरबिएसी की बात करें तो इसमें आपकी फसल आती है कैस्टर, अरंडी जो होती है वह आपकी यूफोरबिएसी में आती है। इवन आपका रतन जोत होता है वह आपका यूफोरबिएसी में आता है। कंपोजिटी, कंपोजिटी में बात करें तो इसमें आता है आपका सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी जो है वह आपकी स्कूल के अंदर आएगी। और दूसरी अपन बात करें सेफ फ्लावर अर्थात कुसुम जो होती है वह भी आपके किस में आती है, इसी के अंदर आती है। उसके बाद करें अपन चिनोपोडिएसी। और चिनोपोडिएसी की बात करें
तो इसमें आता है सुगर बीट। सुगर बीट इट मींस जिसे अपन चुकंदर बोलते हैं, वह जो है आपका इसके अंदर आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए फसलों के स्कूल के आधार पर अपन ने देखा जो आपके द्विबीजपत्री या डाइकोटाइलेडोन्स के अंदर आते हैं, जो अपने को मालूम होना चाहिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन जो वर्गीकरण आता है, पहला वर्गीकरण जो अपन ने देखा था बुआई की ऋतु के आधार पर, दूसरा अपन ने देखा उसके वानस्पतिक आधार पर मोनोकोटाइलेडोन और डाइकोटाइलेडोन की बात की। अब बात करेंगे फसल अवधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द लाइफ पीरियड, या फसल अवधि बोल सकते या फिर जीवन चक्र के आधार पर भी बोल सकते, लाइफ साइकिल के आधार पर भी बोल सकते कि उसका जीवन कितने समय में पूर्ण हो रहा है, उसके आधार पर देखें तो फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है यहां पे वापस। तो पहला है 1 वर्षीय अर्थात 1 वर्ष में जिसका जीवन पूर्ण होता हो, द्विवर्षीय अर्थात जिसका 2 वर्षों में जीवन पूर्ण होता हो, और बहुवर्षीय यानी जिसका 3 जो है वर्ष में जीवन पूरा होता हो। अब यहां पे एक सामान्य सी या कॉमन सी बात है जो आपको यहां पे जानकारी होना चाहिए कि फसल के केस में, ये मैं एक बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं कि अगर अपन फसल के केस में बात करें या जो क्रॉप की जो अपन बात कर रहे हैं उसमें जो है 1 वर्ष का तात्पर्य, 1 वर्ष का तात्पर्य होता है वहां पे 1 ऋतु, 1 वर्ष का तात्पर्य 1 ऋतु यानी कि 1 सीजन होता है। वहां पे 12 महीने अर्थ नहीं निकलेगा। अब 1 ऋतु यानी कि अगर अपन पूरे साल की बात करें, अपन ने पहले वर्गीकरण पढ़ा है उसको 3 ऋतुओं में बांटा है। आपका कौन कौन सा, वर्षा ऋतु हो गया, सर्दी ऋतु हो गया और ग्रीष्म ऋतु हो गया, यानी खरीफ, रबी और जायद में बांटा है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, 3 ऋतुओं में बांटा है, यानी 1 ऋतु कितने महीने की हुई, 4 महीने की हुई। कितने महीने की हुई, 4 महीने की हुई। तो यानी कि 1 वर्ष का तात्पर्य यहां पे ये हुआ, इस फसलों के केस में 4 महीने की जो फसल होती है उसको 1 वर्षीय फसल बोलेंगे। और जो 2 ऋतु में जिसका जीवन चक्र पूर्ण होता है उसे द्विवर्षीय, और 2 से अधिक ऋतु में जिसका जीवन पूर्ण होता है उसे बहुवर्षीय कहा जाएगा। फसलों के केस में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, यहाँ पे पूरा 1 साल वाली कैलकुलेशन आप नहीं करें। तो देखें तो आप देखते हैं 1 वर्षीय यानी कि 1 ऋतु में जीवन पूर्ण, यानी ओनली इन सिंगल सीजन, एक ही सीजन के अंदर। जैसे खरीफ की फसल है तो खरीफ में ही उसका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तो वह 1 वर्षीय होगी। इसके अलावा द्विवर्षीय की बात करें अपन तो द्विवर्षीय का केस देखिए, अर्थात 2 ऋतुओं के अंदर, 2 सीजन्स के अंदर जिसका जीवन पूर्ण होता हो तो वह आपका द्विवर्षीय के अंदर आएगा। उसके बाद बात करते हैं बहुवर्षीय, अर्थात जिसमें 2 से अधिक ऋतुओं के अंदर जिसका जीवन पूर्ण होता हो तो वह आपकी बहुवर्षीय फसल के अंदर आएगी। और ज्यादातर बात करें कि जो ज्यादातर जो शस्य फसलें होती है, ज्यादातर बोल रहा हूं मैं, सारी की सारी नहीं आएगी, ज्यादातर जो शस्य फसलें होती है वह आपकी कौन सी होती है, 1 वर्षीय के अंदर आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ उदाहरण भी अपन यहाँ पे ले लेते हैं शस्य फसलों में। जैसे कहने का अर्थ हो गया आपका गेहूं हो गया, देन आपका जौ हो गया, देन आपका चावल हो गया, देन आपका मक्का हो गया, देन ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, कुसुम हो गई, सूरजमुखी हो गई। ये सारी की सारी इनका एक ही ऋतु में जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है, तो ये 1 वर्षीय फसल के अंदर आती है, जो आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वन जो अपन बात करते हैं वो का बात करते हैं द्विवर्षीय, अर्थात जिसमें 2 ऋतुएं लग जाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अरहर, फसलों के केस में अरहर, पिजन पी को अपन खरीफ के अंदर बोते हैं, लेकिन आपको पता है इसकी कटाई रबी के अंदर होती है, यानी जनवरी फरवरी लास्ट के आसपास इसकी कटाई होती है, जुलाई के अंदर बुआई की जाती है। तो 2 ऋतुओं को ये कंज्यूम कर लेती है, तो ये आपके द्विवर्षीय यानी बाइनियल क्रॉप्स के अंदर आती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद बहुवर्षीय की बात करें तो यानी 2 से अधिक ऋतुएं किसमें लगती है, तो 2 से अधिक ऋतुओं की अपन यहाँ पे बात करें तो इसमें आएगा आपका गन्ना। कौन आएगा, गन्ना। सुगर केन जो है आपका बहुवर्षीय या पेरेनियल क्रॉप का एक काफी अच्छा उदाहरण माना गया है, क्योंकि गन्ने की फसल के केस में क्या माना जाता है, इसको परिपक्व होने में 12 माह का समय लगता है, 1 वर्ष का समय लगता है। और अपन यहाँ पे 1 वर्षीय का अर्थ होता है 4 महीने, तो यहां तो 12 महीने लग रहे हैं, तो यानी 3 ऋतुओं को कंज्यूम कर रहा है। तो 2 से अधिक ऋतु को अगर जिसके जीवन में जाता है तो वो सीधा सीधा बहुवर्षीय के अंदर चला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फसलों के ज्यादातर जो है आपकी शस्य फसलें 1 वर्षीय में आएगी, द्विवर्षीय के अंदर अरहर काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुवर्षीय में गन्ना यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा प्रकार का वर्गीकरण हो गया। चौथे प्रकार का वर्गीकरण है सस्य या आर्थिक आधार पर अकॉर्डिंग टू द एग्रोनॉमिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से अपन देखें, और ये वर्गीकरण भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके संबंध में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें
तो सबसे वे फसलें जो भोज्य फसलें, फूड क्रॉप्स, अर्थात जो भोजन के रूप में, किस रूप में, भोजन के रूप में जिनका क्या हो, उपयोग हो, यानी यूज्ड एज अ फूड क्रॉप्स और फॉर अ फूडिंग, यानी कि भोजन के लिए जो अपन काम में लेंगे वो आपकी भोज्य फसलों के अंदर आएगी। अभोज्य फसलें दूसरा वर्गीकरण, अर्थात भोजन के लिए प्रयोग नहीं, भोजन के लिए प्रयोग इनका जो होता है नहीं किया जा सकता, वह अभोज्य फसलें होगी। विशेष उद्देश्य वाली फसलें किसी विशेष उद्देश्य के लिए उगाई जाती है, जैसे किसी नासिक कीट की रोकथाम के लिए अगर लगाना है तो फंदा फसल लगाएंगे, यानी कि ये एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाई गई है। अगर अपने को कोई आर्थिक नुकसान हो गया है, कम समयावधि वाली फसल लगानी है, तो अपन लगाएंगे केज क्रॉप लगाएंगे, तो ये इसका एक विशेष उद्देश्य हो गया। तो कुछ विशेष उद्देश्य से अगर कोई फसल लगाई जाती है तो वह आपका विशेष उद्देश्य वाली के अंदर आएगा, स्पेशल पर्पस के अंदर आएगा। तो शस्य या आर्थिक आधार पर फसलों को तीन भागों में बांटा है। एक वे फसलें जिनको भोजन के रूप में काम में लिया जा सकता है, एक वे फसलें जिन्हें भोजन के रूप में काम में नहीं ले सकते, और तीसरा वे फसलें जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए उगाई जाती है। तो तीन प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो वन वन अपन यहां पे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भोज्य फसलें, अर्थात जो भोजन के रूप में, फूड के रूप में काम में ली जा सकती है, तो वह फसलें कौन कौन सी है, और ये इनका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो भोज्य फसलों के अंदर सबसे पहले आ रहा है अनाज, सीरियल्स, और अनाज तो एक मुख्य आधार है जीवन का, क्योंकि अनाज है वही अपना पेट जो है भर पा रहा है, तो अनाज की बड़ी महत्वता है। और अनाज की बात करें या सीरियल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें अपनी जो मुख्य फसलें हैं अनाज वाली, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे गेहूं हो गया, कौन हो गया, गेहूं, इट मींस द व्हीट हो गया आपका। देन दूसरे नंबर पे अपन यहाँ पे बात करें आपकी तो चावल हो गया, राइस हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे अपन यहाँ पे बात करें जौ हो गया, बार्ले हो गया आपका। उसके बाद अगर अपन इसमें आगे चले तो नेक्स्ट वन आता है आपका मक्का हो गया, मेज हो गया। उसके बाद अगर अपन इसमें जाते हैं तो नेक्स्ट वन आता है ज्वार, सोरगम हो गया। देन इसमें अगर अपन आगे और जाएं तो आता है आपका बाजरा, पर्ल मिलेट हो गया। तो ये सारी जो फसलें हैं ये आपकी सीरियल्स के अंदर आएगी, अनाज के अंदर आएगी। इसमें लास्ट वन जो दो हैं ज्वार और बाजरा, इनको अपन मिलेट्स के अंदर भी रख सकते हैं और सीरियल्स के अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो अनाज वाली फसल कह रहे हैं, तो अब इसमें भी आपको यहां पे ध्यान होना चाहिए कि अनाज वाली फसलों में जैसे अपन गेहूं की बात कर रहे हैं, तो गेहूं एक ऐसी फसल मानी गई है, अनाज वाली फसल, जो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। विश्व की मुख्य खाद्य फसल, विश्व की जो मुख्य खाद्य फसल जो मानी गई है, यानी कि स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का स्टेपल फूड जो है गेहूं माना गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद चावल, चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है, भारत की मुख्य खाद्य फसल जो मानी गई है, यानी स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, दैट इज द राइस। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यानी भारत में सर्वाधिक पैदावार या सर्वाधिक खाई जाने वाली फसल अनाज वाली में चावल है, और विश्व के तौर पे देखें तो गेहूं इसके अंदर आता है। इसके बाद कुछ नामकरण भी है, जैसे अनाजों का राजा किसे कहते हैं, तो अनाजों का राजा जो है गेहूं को कहा जाता है, और अनाजों की रानी किसे कहते हैं, तो अनाजों की रानी या क्वीन ऑफ सीरियल्स जो है वो मक्का को कहा जाता है। तो यहां पे जो ये फसलें बता रखी है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सारी फसलें किसके अंदर आती है, अनाज के अंदर आती है, सीरियल्स के अंदर आती है। ये आपको यहां पे बेसिकली ध्यान होना चाहिए। अब अनाज की भी कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती है, वो भी मैं आपको थोड़ी यहां पे डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि अनाज के अंदर सामान्य तौर पे अगर अपन देखें तो अनाज जो स्रोत होता है वह किस किस का होता है, अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली सभी के अंदर मिलेगी, लेकिन अनाज एक कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत भी मानते हैं अपन। अराउंड 65 to 70%, 65 to 70% के आसपास जो है कार्बोहाइड्रेट अनाज वाली फसलों के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद अनाज वाली फसलों के अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। वैसे अनाज वाली फसलें इतना अच्छा स्रोत नहीं होती प्रोटीन की, लेकिन प्रोटीन कितनी होती है इसके अंदर, 10% के आसपास प्रोटीन होती है अनाज वाली फसलों के अंदर, सिवाय एक के, और एक अपवाद है यहाँ पे चावल, चावल में 6 से 7% की प्रोटीन होती है, बाकी ज्यादातर में जो है 10% के आसपास प्रोटीन होती है। और प्रोटीन के अंदर जो है अनाज वाली फसलों की प्रोटीन के अंदर लाइसिन नाम का अमीनो अम्ल नहीं होता है, उसकी अनुपस्थिति होती है। यह भी आपको यहां पे जानकारी होना चाहिए। इसके बाद अनाज वाली फसलें
मुख्य भोजन के एक आधार होती है। भोजन के रूप में जो मुख्य फसल जो या जो विभिन्न वर्गीकरण है उसमें जो है अनाज वाली फसलों को काम में लिया जाता है। उसके बाद कुछ अनाज वाली फसलों की विशेष तौर पे बात करें तो इसमें आता है मक्का। मक्का के दानों के अंदर जो तेल होता है वो औसतन 4% होता है, यह भी एग्जाम पूछा जाता है। इसके बाद एक आता है बाजरा। बाजरा में जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें से सर्वाधिक जो वसा होती है, फैट जो होती है वह बाजरे के अंदर होती है और ये 5% होती है, यह भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये कुछ अनाज वाली फसलों की विशेषताएं हो गई। अब अपन दूसरा वर्गीकरण भोज्य फसलों के अंदर बात करते हैं, दलहनी फसलों की बात करते हैं, जो है पल्सेस की यहां पे बात करते हैं। तो दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों की बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए दलहनें किसके लिए जानी जाती है। दलहनें जानी जाती है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत होता है, यानी अपने आहार में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, दालों को काम में लेते हैं। अब दलहनी फसलों के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है वो भी अपने को यहां पे देखना पड़ेगा। तो दलहनी फसलों के अंदर जैसे अपन बात करें, इसमें आपका मूंग आ गया जिसे अपन ग्रीन ग्राम कहते हैं क्योंकि हरे रंग के ये होते हैं। उसके बाद आपका उड़द आ गया जिसे अपन ब्लैक ग्राम कहते हैं क्योंकि ये काले रंग के होते हैं। इसके बाद आपका मोठ आ गया, मोठबीन आ गया। उसके बाद अगर अपन बात करें चौला, काउपी आ गया। देन अगर अपन बात करें अरहर, पीजनपी आ गया। देन अगर अपन इसमें आगे बात करें तो चना यानी चिकपी आ गया। इसके बाद बात करें मटर, आपका पी आ गया। इसके बाद अपन नेक्स्ट वन यहां पे बात करें तो नेक्स्ट वन जो आएगा यहां पे मसूर, लेंटिल आ गया। तो ये कुछ जो फसलें हैं ये आपकी जो है आपकी दलहनों के अंदर आती है, पल्सेस के अंदर आती है और जिनको अपन भोजन के रूप में किस रूप में लेते हैं, दाल के रूप में प्रयोग होता है। यूज्ड एज अ फॉर अ दाल, दाल के रूप में जो फसल काम में आती है वह दलहनी फसलों के अंदर आती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तीसरा बात करते हैं अपन लेग्यूम। वैसे अगर देखा जाए तो लेग्यूम जो होता है, लेग्यूम अर्थात जो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखता हो। लेग्यूम अर्थात जो लेग्यूमिनोसी कुल से संबंध रखता हो। तो जैसे अगर अपन बात करें अनाज वाली फसलें जो सीरियल्स है, ये सारी की सारी फसलें कौन से कुल से संबंध रखती है, ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या है, पोएसी या घास कुल से संबंध रखती है ना। केवल आपका एक गन्ने ही जो है अलग है जो ग्रेमिनी या पोएसी से संबंध रखता है, लेकिन अनाज के अंदर नहीं आता है ना, बाकी ग्रेमिनी के अंदर आता है। लेकिन आपकी जो दाल वाली फसलें हैं, पल्सेस है, वे सारी की सारी लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखती है। किस कुल से संबंध रखती है, लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखती है। लेकिन कुछ जो है लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें हैं वह लेग्यूम तो है लेकिन वह पल्स नहीं है, दाल के रूप में खाया नहीं जाता है, तो उनको अपन लेग्यूम क्रॉप कहेंगे। तो उनका कोई उपयोग अलग प्रकार से होता है। जैसे यहां पे अगर अपन बात करें तो लेग्यूम फसल के अंदर इसका उदाहरण कौन आएगा, तो लेग्यूम फसल के अंदर अपन बात करें तो इसमें आएगा आपका मूंगफली। कौन सा आएगा, मूंगफली आएगा। ग्राउंडनट, ग्राउंडनट जो है आपका लेग्यूम फसल के अंदर आएगा। उसके बाद आएगा आपका सोयाबीन, सोयाबीन आपका लेग्यूम फसल के अंदर आएगा। उसके बाद बात करें अपन ग्वार, क्लस्टर बीन, ये भी आपका लेग्यूम फसल के अंदर आएगा। तो यानी ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए। जैसे ये ऊपर जो उदाहरण दिए ये सारे अपन दाल के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन जो नीचे 3 उदाहरण दिए ये तीनों भी लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं, लेकिन दाल के रूप में काम में नहीं लेते। जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली तेल के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन इसका कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, 40% प्रोटीन होती है, और तेल तो 20% होता है, फिर भी सोयाबीन को अपन तेल के रूप में काम में लेते हैं। तो सोयाबीन के बारे में तो यह भी कहा जाता है ये दाल वाली भी है और तिलहन भी है, लेकिन मुख्य यूज उसका तिलहन के रूप में होता है। ग्वार, ग्वार जो होता है ये लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, लेकिन इसे भी दाल के रूप में काम में नहीं लेते हैं। ग्वार का ज्यादातर इंडस्ट्रियल उपयोग होता है, इसमें गम होता है या गोंद जैसा पदार्थ होता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 फसलें जो है आपके लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर या लेग्यूम होते हुए भी दाल के रूप में काम में नहीं ली जाती, इसलिए इनको लेग्यूम फसल के अंदर रखा जाता है। उसके बाद आता है खाद्य तिलहन, इडिबल ऑयल सीड, अर्थात जिनको तेल के रूप में काम में लेते हैं। ऑयल सीड यानी जिनको तेल के रूप में काम में लिया जाता है, तेल के रूप में काम में लिया जाता है, जो ऑयल के रूप में काम में आती है। और तेल आप जानते हो जिसमें वसी अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से तेल की गुणवत्ता होती है। आपने सुना होगा संतृप्त वसी अम्ल, असंतृप्त वसी अम्ल, सेचुरेटेड फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। और आप जानते हो तेलों के अंदर जो है असंतृप्त वसी अम्ल, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होना काफी अच्छा माना गया है, जिसमें हमने सुना होगा एक लिनोलिक अम्ल आता है,
जो सबसे ज्यादा कुसुम के अंदर होता है 78% होता है, उसके बाद सूरजमुखी के अंदर 64% होता है, इसके बाद सोयाबीन के अंदर 56 to 60% होता है। तो लिनोलिक अम्ल जो है एक प्रकार का असंतृप्त वसीय अम्ल है, जो तेलों के अंदर होना काफी अच्छा माना गया है। लेकिन अगर अपन बात करें संतृप्त वसीय अम्ल की, जिसमें एक नाम आता है इरूसिक अम्ल, जो सरसों के अंदर पाया जाता है, और इसीलिए अगर सरसों के तेल को ज्यादा कंज्यूम किया जाता है तो हृदयघात की समस्या रहती है। तो तेलों के अंदर मुख्य अवयव क्या होता है? वसीय अम्ल। क्या अम्ल अवयव होता है? वसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है, जिसकी वजह से तेलों की गुणवत्ता बनी रहती है। तो अब तिलहनी फसलों के अंदर जो खाद्य तिलहनी फसलें हैं, जो भोजन के रूप में अपन काम में लेते हैं, तो उसके उदाहरणों की अगर अपन यहां पे बात करें तो जिसमें सबसे पहला आएगा आपका ग्राउंडनट। कौन आएगा? ग्राउंडनट आएगा। मूंगफली जो है आपकी एक खाद्य फसल हो गई। इसके बाद बात करें अपन मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है आपका, मस्टर्ड यानी कि जिसे रेपसीड यानी कि सरसों भी अपन बोल सकते हैं, तो ये जो है आपके खाद्य फसल के अंदर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन यहां पे बात करें वो आता है आपका सोयाबीन। सोयाबीन का तेल भी आजकल बहुत खाया जा रहा है, तो ये भी आपके खाद्य जो है तिलहन के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो अपन यहां पे बात करें तो नेक्स्ट वन जो आपका जो खाद्य फसल यहां पे आएगी वो आएगा आपका सनफ्लावर अर्थात सूरजमुखी, है ना, ये भी आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपका आएगा सीसेम, सीसेम अर्थात तिल का तेल। तो ये कुछ खाद्य फसलों के उदाहरण हुए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक और अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि मूंगफली जो है अपने भारत की मुख्य तिलहनी फसल है। मुख्य तिलहनी फसल इसे माना गया है, यानी कि अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा तिलहनी फसल के रूप में जिसका उपभोग होता है वह कौन सी फसल है? तो वो मूंगफली है। और मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर होती है। जूनागढ़ क्षेत्र जो है इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद मस्टर्ड या सरसों की बात करें तो ये राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल मानी गई है। देश में सबसे ज्यादा अगर मस्टर्ड या रेपसीड का प्रोडक्शन जो होता है या कहां होता है तो ये राजस्थान के अंदर होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद सोयाबीन की बात करें तो यहां पे नाम आएगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एकाधिकार है सोयाबीन के उत्पादन के अंदर, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। तो तीन मुख्य तिलहनी फसलों के केस में अलग अलग राज्यों से इसका संबंध है, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। मूंगफली गुजरात के अंदर, मूंगफली जो भारत की एक मुख्य तिलहनी फसल मानी गई है, इसका प्रोडक्शन कहां ज्यादा होता है? गुजरात के अंदर होता है। मस्टर्ड या रेपसीड का राजस्थान के अंदर होता है। सोयाबीन का मध्य प्रदेश के अंदर होता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब यहां पे जो अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया है कि खाद्य फसलों के अंदर अपन ने अनाज की बात की, दलहन की बात की, लेग्यूम की बात की, खाद्य तिलहन की बात की। यहां पे एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं जो आपने अक्सर सुनी होगी, खाद्यान्न। एक शब्द आता है खाद्यान्न। क्या शब्द आता है? खाद्यान्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फूड ग्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन। कई बार एग्जाम के अंदर और अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अपने देश का खाद्यान्न उत्पादन कितना है या अपने राज्य का खाद्यान्न उत्पादन कितना है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है। तो फूड ग्रेन या खाद्यान्न का मीनिंग यहां पे क्या होता है? तो वो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं, जो आपकी अनाज वाली फसलें हैं, उसके साथ साथ जो आपकी अनाज वाली फसलों के बाद आपकी जो दलहन जो है, आपकी जो पल्सेस जो है, यानी दाल वाली जो फसलें जिनको दाल के रूप में काम में ले रहे, तो अनाज और आपकी जो आपकी दाल वाली फसलें हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से अपन क्या बोलते हैं? इन दोनों को ही संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? खाद्यान्न या फूड ग्रेन बोलेंगे। इसमें तिलहने नहीं आती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, खाद्यान्न शब्द आता है वह किसके लिए आता है? अनाज और दलहन के लिए आता है। इन दोनों के उत्पादन को ही संयुक्त रूप से खाद्यान्न उत्पादन बोला जाता है। यह भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो आप अभी तक समझ चुके हो कि अनाज क्या होता है जो खाद्य है, उसके अलावा आपकी दाल क्या है, लेग्यूम क्या है, और लेग्यूम वाली फसलें ज्यादातर दूसरे उद्देश्य तेल या कोई अन्य उद्देश्य के लिए, खाद्य तिलहने को है, ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो आपकी खाद्य तिलहन के उदाहरण बात कर लिए, खाद्यान्न के अंदर अनाज और दलहन आएगी, सीरियल्स और पल्सेस आएगी, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है वह आता है फल। खाद्य के अंदर फल भी आते हैं जिनको अपन खाने के लिए काम में लेते हैं। ज्यादातर फल अपन खाने के लिए काम में ले रहे हैं, जैसे आम हो गया, मैंगो हो गया, ये आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपका केला हो गया, बनाना हो गया, ये आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपका पपीता हो गया, पपाया हो गया, ये आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपका अमरूद हो गया। वैसे सारे के सारे फल अपन पढ़े ही हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये आपके खाद्य के अंदर आते हैं। उसके बाद आपका बेर हो गया, ये भी आपके खाद्य के अंदर आएगा। इसके बाद आपका खजूर हो गया, डेट पाम हो गया, ये भी आपके खाद्य के अंदर आएगा। उसके बाद आपका अनार हो गया, पोमग्रेनेट हो गया,
ये भी आपका इसके अंदर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है आपका आंवला, आंवला भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद सबसे आपका नींबू, नींबू भी इसी के अंदर आएगा, जिसमें आपका नींबू वर्गीय फल में संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया। तो जो भी फल हैं जो अपन खाने के लिए काम में ले रहे, वे भी आपके खाद्य फसलों के अंदर आएंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए, फ्रूट फसल ये कहलाती है। उसके बाद सब्जी, वेजिटेबल्स, जिसको अपन सब्जी के रूप में काम में लेते हैं। हरी सब्जी जो आपने शब्द सुना होगा, क्योंकि दाल तो क्या आपकी एक सूखी सब्जी होगी, हरी सब्जी यानी ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर अपन बात करते हैं, तो इसमें आपकी ये सब्जियां आती है। और सब्जियों में कौन कौन सी है, इनमें भी अपन देखें तो इनका रूपांतरण कह सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है। तो सबसे पहला आता है लीफी, जिनमें उसकी पत्तियां काम में ली जाती है या पत्तियों का रूपांतरण होता है। और इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है स्पाइनिच, स्पाइनिच अर्थात पालक। पालक एक काफी अच्छा उदाहरण माना गया है पत्तियों वाली सब्जियों के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है फेनुग्रीक। कौन सा आता है, फेनुग्रीक अर्थात मेथी। मेथी जो होती है ये भी आपके जो है पत्तियों वाली सब्जियों के अंदर काफी अच्छा उदाहरण माना गया है। उसके बाद आता है केबेज, केबेज, केबेज अर्थात पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, पत्ता, पत्ता शब्द आ रहा है, पत्ता यानी पत्तियां। और इवन आप जानते हो कि केबेज के अंदर खाने वाला जो भाग होता है, इसको अपन बोलते हैं हेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हेड। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो सब्जियां जो पत्तीदार सब्जियां हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, पत्ता गोभी इसके अंदर आता है, ये खाद्य के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट वन पर आगे बढ़ते हैं तो फल, किसके अंदर फल को खाने के लिए काम में लेते हैं अपन, जैसे टमाटर हो गया आपका, टमाटर के अंदर अपन फल उसका काम में लेंगे। उसके बाद आपका भिंडी हो गया, इसके अंदर इसका फल काम में लेंगे। उसके बाद आपका बैंगन हो गया यानी ब्रिंजल हो गया, इसमें भी इसका फल काम में आता है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिनमें इनका फल काम में आता है। इसके बाद जड़, किस फसल के केस में उसकी जड़ जो है खाने के लिए काम में लेते हैं, तो सबसे पहला आता है रेडिस, रेडिस अर्थात मूली। ये आपका जो है इसमें इसका फल काम में लेते हैं, जड़ काम में लेते हैं। उसके बाद आता है आपका कैरेट, गाजर, गाजर के अंदर भी उसकी जड़ को जो है खाने के रूप में काम में लिया जाता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि कंद या तना, अर्थात कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जो कंद वाली फसलें होती है वो किसका रूपांतरण होती है, तो वह तने यानी कि स्टेम का रूपांतरण होती है। तो कंद या तने वाली फसलों में आपका आता है पोटैटो, पोटैटो, आलू। कई बार एग्जाम में आता है आलू जो एक कंद वाली फसल है वो किसका रूपांतरण है, तो आलू जो कंद वाली फसल है ये आपके किसका रूपांतरण है, ये आपके जो है रूपांतरण जो माना गया है, ये आपके रूपांतरण माना गया है किसका, आपके तने का रूपांतरण माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहां पे बात करें तो नेक्स्ट वन जो आपका यहां पे आएगा आलू के बाद, वो आएगा आपका नेक्स्ट वन जो आएगा आलू के बाद, वो आएगा आपका स्वीट पोटैटो। कौन आएगा, स्वीट पोटैटो आएगा। और स्वीट पोटैटो जो है ये भी आपके इसी के अंदर आता है। स्वीट पोटैटो इट मींस द शकरकंद, शकरकंद ये भी आपके जो है एक प्रकार से कंद या तने का रूपांतरण है। तो ये सब्जियां का कुछ उदाहरण हो गए। इसके अलावा अन्य सब्जियों की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट वन आता है बल्ब। बल्ब किसमें खाने के लिए काम में लिया जाता है, दैट इज द प्याज, ऑनियन, ऑनियन में बल्ब आता है। उसके बाद आपका आता है लहसुन, गार्लिक, इसके अंदर जो है आपका बल्ब आता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अगर अपन इसमें आगे बढ़ते तो फूल, किसमें जो है फूल वाला भाग जो है खाने के लिए काम में लेते हैं, तो काफी अच्छा आया है, दैट इज द कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर के अंदर इसका फूल जो होता है यानी कि फूल गोभी के अंदर, फूल गोभी, तो इसमें शब्द क्या आ रहा है, फूल शब्द आ रहा है, तो इसके फ्लावर्स को काम में लेते हैं। और फूल गोभी का खाने वाला भाग कहलाता है कर्ड। क्या कहलाता है, कर्ड। तो आपको पूछ ले भाई कर्ड किसका भाग है खाने के लिए, तो वो फूल गोभी का है। उसके बाद जिसमें फलियां खाई जाती है, तो फलियां वाला ज्यादातर फलियों के केस में आपने सुना होगा कि पोर्ट के अंदर अपन बात करें जिसमें ज्यादातर फलियां खाई जाती है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका राजमा। कौन सा आता है, राजमा, फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन जो है आपकी फलीदार फसल के अंदर आती है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका अरहर, पिजन पी, यह आपका फलीदार फसल के अंदर आती है। उसके बाद अगर अपन बात करें चौला, काउपी, ये आपकी फलीदार फसल के अंदर आती है। इवन आपका मटर, उसमें भी कई एक वेराइटी ऐसी सिल्विया जो फली सहित खाई जाती है, तो वो जो है आपकी फलीदार सब्जियों के अंदर आती है। तो खाद्य फसलों के अंदर अपन ने नेक्स्ट वन जो यहाँ पे बात की, फल की बात की, सब्जी की बात की। उसके बाद अपन इसमें आगे चलते हैं इस वर्गीकरण के अंदर, तो नेक्स्ट वन जो आपके सामने आता है वह आता है अभोज्य फसलें। यानी अभी तक तो अपन ने सस्य विज्ञान के एस्पेक्ट से या आर्थिक उद्देश्य से देखा खाने वाली फसलें कौन सी, उसमें अपन ने सीरियल्स की बात की, पल्सेस की बात की, लेग्यूम की बात की, एडिबल ऑयल सीड की बात की, फ्रूट क्रॉप्स की बात की, वेजिटेबल्स की बात की। अब अपन बात करेंगे जिनको भोजन के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता, उनका उद्देश्य कोई अलग प्रकार का है, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं। तो सबसे पहला आता है चारा या फोडर या फोरेज क्रॉप। और चारा या फोडर किसके लिए काम में लेते हैं, पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए काम में नहीं आता है। ये
एनिमल्स के लिए काम में आता है, तो इसलिए इसे जो है अभोज्य फसलों के अंदर रखा गया है। तो चारे वाली फसलें कौन कौन सी इसको यहाँ पे डिस्कस करें, तो जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है आपका रिचका, रिचका जिसे अंग्रेजी में अपन लूसर्न या अल्फा अल्फा कहते हैं। उसके बाद आपका आता है बरसीम, बरसीम को अंग्रेजी के अंदर इजिप्टियन क्लोवर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है आपका जई, ओट, ये भी आपके चारे वाली फसल है। इसके बाद आता है आपका नेपियर घास, नेपियर घास जिसे एलिफेंट ग्रास, हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो फसलें हैं चारे के रूप में, पशुओं को खिलाने के रूप में काम में ली जाती है। उसके बाद आता है रेशा वाली फसलें, अर्थात जिससे अपने को रेशा मिलता हो, रेशा इट मींस फाइबर मिलता हो, यानी धागा जिससे मिलता हो, तो वो रेशे वाली फसलों के अंदर आएगी, जो रेशे के लिए काम में लेते हैं, जो कपड़े बनाने के लिए या विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो रेशा वाली फसलों के अंदर अपन बात करें तो जिसमें मुख्य रेशे वाली फसल जो है वह है कपास। कौन सी है? कपास, कॉटन हो गया। इसके बाद आपका जूट हो गया, उसके बाद आपका सनई हो गया। तो ये कुछ फसलें हैं जो रेशे के रूप में उगाई जाती है, रेशे के रूप में काम में ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है अखाद्य तिलहन, नॉन एडिबल ऑयल सीड, यानी ऐसी तिलहनें भी हैं जिनको खाने के लिए अपन काम में नहीं लेते हैं। तो उसमें आपका आता है केस्टर, केस्टर का तेल, अर्थात अरंडी का तेल कभी खाने के रूप में काम में नहीं लेते हैं, इसका एक इंडस्ट्रियल उपयोग होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका लिनसीड, लिनसीड का तेल भी जो है खाने के रूप में काम में नहीं लेते हैं, अलसी का। तो ये जो है आपके अभोज्य फसलों के अंदर आएगी। उसके बाद शर्करा फसल अर्थात शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स की बात करें, वैसे शुगर क्रॉप्स का जो ये है ये अपन खाने के रूप में तो काम में लेते हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे अभोज्य में इसलिए रखा कि सीधे तौर पर, वैसे सीधे तौर पर भी कुछ को ले सकते हैं, लेकिन ये वर्गीकरण जो है पता नहीं किस आधार पर जो है जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसके अंदर रखा है। तो शुगर क्रॉप्स के अंदर अपन देखें तो शुगर क्रॉप्स के अंदर आएगी आपकी शुगर कैन, शुगर कैन यानी कि गन्ना, और दूसरा आएगा यहां पे आपका नंबर सेकंड जो शुगर क्रॉप्स आएगी वह आएगा आपका शुगर बीट अर्थात चुकंदर। वैसे इस वर्गीकरण को जो है आप मेरे ख्याल से इसको जो है लोगों ने इसको इसके अंदर रखा है, लेकिन अपन इस वर्गीकरण को जो है शर्करा फसल को जो है अपन कहां ले सकते हैं? खाद्य फसलों के अंदर इसको काउंट कर लो, क्योंकि इसको खाने के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। क्योंकि गन्ना आप जानते हो गन्ने का रस भी काम में आता है, और गन्ने से ही जो है उसकी प्रोसेसिंग करके शक्कर और गुड़ बनाया जाता है, और शुगर बीट का उपयोग भी होता है, चुकंदर का भी इसी रूप में होता है। तो इसको खाद्य के अंदर ही गिने आप, अखाद्य में इसको नहीं रखें, है ना। ये तो वर्गीकरण जहां से दिया हुआ था बुक्स के अंदर या लिटरेचर के अंदर इसको जो है अखाद्य के अंदर दिया गया है, लेकिन देखा जाए तो खाद्य के अंदर आता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करते हैं जो डाई के रूप में प्रयोग में आती है। तो डाई के रूप में जो फसल प्रयोग में आती है तो उसके उदाहरणों के अंदर अपन देखें तो एक आता है इंडिगो, इंडिगो, इंडिगो यानी नील का पौधा, नील का पौधा जो है वो डाई के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन जो पौधा जो डाई के रूप में काम में लिया जाता है तो वह आता है सेफ फ्लावर। सेफ फ्लावर का प्रयोग भी जो है सेफ फ्लावर अर्थात कुसुम का जो पौधे का जो प्रयोग है वह भी डाई के रूप में किया जाता है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो एक प्रकार से अपन कहे कि नशीला, नशीला जिससे नशा आता हो, और इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका अफीम। कौन उदाहरण है? अफीम, ओपियम पॉपी जिसमें मॉर्फिन होता है। तो जो नारकोटिक्स क्रॉप्स है वह आपकी अखाद्य, वैसे इसके खाने की सलाह नहीं दी जाती है। औषधीय फसलें जिसका औषधीय विशेषताएं होती है, और औषधीय फसलों के अंदर बात करें अपन जैसे इसबगोल, इसबगोल आपका इसके अंदर आएगा। आपका सफेद मूसली वह भी इसके अंदर आएगा। इसके बाद आपकी सोनामुखी यह भी इसके अंदर आएगी। उसके बाद बात करें तो अश्वगंधा ये भी इसके अंदर आएगा। इवन आपका सर्पगंधा ये भी आपकी औषधीय फसल होगी। तो औषधीय फसलें जिनका औषधीय उपयोग होता है। उसके बाद मसाले वाली फसलें, मसाले वाली फसलें में बहुत सारे मसाले आते हैं। आपकी काली मिर्च आती है, देन काली मिर्च आती है, देन आपकी इलायची आती है। इसके अलावा बीजीय मसालों की बात करें, बीजीय मसालों की बात करें तो इसमें आपका जीरा आता है, देन धनिया आता है, देन सौंफ आता है, देन मेथी आती है। तो ये सारी जो है आपकी बीजीय मसालों के अंदर आती है। तो ये कुछ वर्गीकरण हुआ किसके आधार पर? आपका अखाद्य या अभोज्य फसलों के अंदर। उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण इसमें था सस्य आधार पर विशेष उद्देश्य के लिए, तो पहला आता है कतार फसलें, अर्थात वे फसलें जो कतारों के अंदर उगाई जाती है। वे फसलें जो कतारों में उगाई जाती है।
दोज क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन अ रोज, रोज के अंदर, कतारों के अंदर उगाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ज्यादातर जो फसल अपन कतार के अंदर उगाते हैं उसमें सबसे अच्छा उदाहरण अपन ले सकते हैं कपास। कपास को अपन कतारों के अंदर, आपने देखा होगा कॉटन को, इवन लोग जो है गेहूं को भी कतारों के अंदर उगाते हैं, मक्का को भी कतारों के अंदर उगाते हैं। तो जो भी फसल कतार के अंदर उगाई जाएगी वह कतार फसल कहलाएगी। उसके बाद आता है सहयोगी फसलें, सपोर्ट क्रॉप, अर्थात वे फसलें जो आपस में सहयोग करें, जो आपस में क्या करें, सहयोग करें, सपोर्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को सपोर्ट देने का काम करे। जैसे कहने का अर्थ है कि चौला में ज्वार, तो ज्वार क्या करेगी, चौले को सहारा देगी, और चौला ज्वार के लिए क्या करेगा, नाइट्रोजन देने का काम करेगा। तो ये एक प्रकार की सपोर्ट फसलें हुई। वायुरोधी फसलें, विंड ब्रेक क्रॉप्स, अर्थात जो वायु की गति को क्या करे, कम करे। और आप जानते हो कि जो बड़े वृक्ष जो होते हैं उनको अपन वायुरोधी पट्टियों के रूप में काम में लेते हैं, विंड ब्रेक के रूप में काम में लेते हैं। जहां पे तीव्र हवाएं चलती है उनकी गति को कम करने के लिए वायुरोधी वृक्ष लगाए जाते हैं। आच्छादित फसलें, अर्थात जो भूमि की सतह को ढके रखे, भूमि की सतह को ढके रखे, यानी कवर द लैंड ऑफ द सोइल, यानी भूमि की अपर सरफेस को कवर रखे। उसकी वजह से क्या नहीं हो, मृदा अपरदन नहीं हो, सोइल इरोजन नहीं हो, ये कम हो, इसके लिए भूमि की सतह को ऊपर से ढके रखने का काम करते हैं। तो इसके उदाहरण के अंदर आएगा मूंगफली, आएगा आपका ग्राउंडनट, जो है एक अच्छी आच्छादित फसल मानी गई, जो फैलने वाली जो आती है। उसके बाद आपका चौला हो गया, काउपी हो गया, ये भी आपकी कवर क्रॉप्स के अंदर आती है, जो भूमि की सतह को ढकने का काम करती हो। उसके बाद नेक्स्ट वन अपन इसमें देखते हैं साइलेज फसलें, अर्थात जो साइलेज बनाने के लिए काम में ली जाती हो वह इसके अंदर आएगी। और साइलेज जो होता है एक प्रकार से हरे चारे का संरक्षण होता है, हरे चारे का संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ द ग्रीन फॉडर पशुओं के लिए करते हैं। और साइलेज बनाने के लिए जो सबसे अच्छी फसल मानी जाती है उसमें मानी जाती है आपकी मक्का होगी, मक्का सबसे बेस्ट फसल मानते हैं। उसके अलावा अपन ज्वार का भी बना सकते हैं, बाजरे का भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा साइलेज जो बनेगा वह मक्का का बनता है। उसके बाद बात करें नकदी फसलें, कैश क्रॉप, अर्थात जिससे आपको तुरंत क्या मिले, नकदी मिले, यानी तुरंत पैसा मिले, तुरंत आपको कैश मिले, तो वह नकदी। बाकी सब फसलों से नकदी सबसे ही मिलती है, लेकिन तुरंत मिल जाए, इमीडिएटली मिल जाए, तो वो नकदी फसलें कौन कौन सी है। और ये तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नकदी फसलों के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। तो नकदी फसलों के अंदर सबसे पहला आता है आपका गन्ना, सुगरकेन आपका नकदी फसल के अंदर आता है। इवन तंबाकू आपका नकदी फसल के अंदर आता है। इवन आलू आपका नकदी फसल के अंदर आता है। इवन ग्वार के अंदर ग्वार गम होता है 33%, ये भी आपका नकदी के अंदर आता है। और कहीं कहीं कपास को भी आप नकदी के अंदर पढ़ोगे, लेकिन अगर रेसे वाली भी दे रखा हो, दोनों दे रखा हो, तो उस केस में रेसे वाली में पहले जाएगी। तो गन्ना, तंबाकू, आलू, ग्वार, अर्थात सुगरकेन, टोबैको, पोटैटो एंड क्लस्टर बीन, ये आपके नकदी फसलों के अंदर आती है। हरी खाद वाली फसलें, जिनको हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं, तो सबसे अच्छी हरी खाद किसकी बनती है, सनई की बनती है। सनई जो है एक हरी खाद वाली फसल है, यानी खेत के अंदर खाद की मात्रा को बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा ढेंचा का नाम आपने सुना होगा, ये भी आपकी काफी अच्छी हरी खाद वाली फसल जो है मानी जाती है। इसके बाद चारागाह फसलें, जो चारागाह के रूप में, पाश्चर के रूप में जो उगाई जाती है, जिंजवो एक प्रकार की एक फसल है जिसको चारागाह के रूप में विकसित किया जाता है। एक आती है धरो, ये भी आपके चारागाह वाली जो है पौधे माने जाते हैं, जो चारागाह के रूप में विकसित किए जाते हैं। उसके बाद केच फसलें, अर्थात कम समयावधि वाली फसलें, जो नुकसान की भरपाई करे। तो अब आप ये नहीं समझे होंगे इसका मीनिंग क्या हुआ है, तो इसको अगली स्लाइड पे समझते हैं अपन कि केच क्रॉप का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे बेसिकली एक बात करें कि कोई किसान है जिसने अपने खेत के अंदर खरीफ ऋतु के अंदर, उस किसान ने अपने खेत के अंदर जो है मक्का की फसल की बुआई की थी। और खरीफ ऋतु से सीधा सा तात्पर्य जुलाई माह में उसने मक्का की बुआई की। लेकिन 15 अगस्त के आसपास उसको पता चला कि उसकी जो मक्का की फसल जो उसने बुआई की है, वह मक्का की फसल क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। उसने मक्का की फसल बुआई की, वो फसल अब उसकी नष्ट हो चुकी है। और आप जानते हो 15 अगस्त के बाद क्या आएगा, 15 सितंबर आएगा, और 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर आएगा। तो इट मींस कहने का अर्थ है यहां से यहां
एक महीना और यहां से यहां दूसरा महीना, अर्थात 2 माह बच रहे हैं, यानी 60 दिन बच रहे हैं। किसके बच रहे हैं? खरीफ ऋतु के। खरीफ ऋतु के 60 दिन ही बच रहे हैं, यानी कि 2 माह ही बच रहे हैं। अब किसान का लगभग 1.5-2 महीना पहले जा चुका है उस मक्का की फसल के अंदर, और वो किसी कारणवश खराब हो गई, बारिश नहीं हुई या आंधी तूफान आए या कीट लग गया, रोग लग गया, उसकी वजह से वो फसल जो है चौपट हो गई। तो अब किसान जो है इस कम समयावधि में 2 माह में जो फसल लेगा, जो 2 माह में तैयार हो जाए और पहले वाली फसल से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी कर दे, कुछ आर्थिक लाभ भी दे दे, एक प्रकार से कम समयावधि तो हुई नहीं है, कम समयावधि के अंदर उगाई जा सकती हो, उसे ही अपन क्या कहेंगे? कैच क्रॉप कहेंगे। यही एग्जाम में आता है। और सबसे अच्छी कैच क्रॉप जो मानी जाती है वह तोरिया मानी जाती है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तोरिया जो है सबसे बेस्ट कैच क्रॉप मानी जाती है। इसके अलावा आपका मूंग हो गया, इसके अलावा आपका उड़द हो गया, ये भी कैच क्रॉप के उदाहरण के अंदर आते हैं जो कम समय के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। तो ये कैच क्रॉप है। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट वन आता है फंदा फसलें, ट्रैप क्रॉप, अर्थात वे फसलें जो मुख्य फसलों के नासिक कीटों को आकर्षित करते हो, यानी दोज क्रॉप विच अट्रैक्ट द पेस्ट ऑफ द मेन क्रॉप, यानी वह फसल जो मुख्य फसल के नासिक कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिसकी वजह से मुख्य फसल के अंदर उन कीटों का प्रकोप नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, उदाहरण लेते हैं अपन कपास का। कपास की बात करें तो कपास का मुख्य नासिक कीट कौन होता है? मुख्य नासिक कीट होता है कपास के अंदर बोलवर्म कॉम्प्लेक्स। अमेरिकन बोलवर्म का नाम सुना होगा, धब्बेदार बोलवर्म का नाम सुना होगा, गुलाबी सुंडी का नाम सुना होगा। उनका नुकसान सबसे ज्यादा होता है कपास के अंदर। अब अगर अपन कपास के अंदर जो है फंदा फसल के रूप में अगर उस खेत के चारों तरफ या बीच बीच में अगर अपन लगा देते गेंदा, यानी कि मैरीगोल्ड लगा देते हैं, या गेंदा नहीं लगाओ आप भिंडी लगा दो, अर्थात ओकरा लगा दो, तो ये जो आपके बोलवर्म है ये गेंदे और भिंडी को खाना ज्यादा पसंद करेंगे कपास की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो गेंदा और भिंडी है वह आपकी फंदा फसल कहलाती है। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें सशस्य फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स, अर्थात वे फसलें जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, यानी कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम करती है। जो 2 फसलें साथ उगाई जाती है एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी, उसको कंपेनियन क्रॉप्स के नाम से जानेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मेज एंड आपका ग्रीन ग्राम, यानी मक्का एवं मूंग क्या करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, मक्का को उपलब्ध कराएगा, मक्का क्या करेगा? मूंग के लिए सहारा प्रदान करेगा। उसके बाद आता है मिश्रित फसलें, मिक्स्ड क्रॉप्स, अर्थात जो 2 या 2 से अधिक फसलें जो साथ उगाई जाती हो बिना कतारों के, यानी कि इनके बीजों को ही आपस में मिला देते हैं अपन और मिक्सिंग करके खेत में उगा देते हैं। ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन अ सेम फील्ड ऑन अ सेम टाइम विदाउट अ रो, बिना रो के, बिना कतार के जो फसल उगाते हैं मिश्रित फसलें, उनको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप, उनको कहते हैं। तो ये अपन शस्य वर्गीकरण की बात कर रहे थे और शस्य वर्गीकरण के अंदर अपन ने देखा कि सबसे पहले विशेष उद्देश्य वाले में कतार वाली फसल कौन सी है, आपकी सपोर्ट क्रॉप्स कौन सी है, विंड ब्रेक क्रॉप्स कौन सी, कवर क्रॉप्स कौन सी है, वो अपन ने यहाँ पे देखा। उसके बाद आपकी साइलेज क्रॉप, कैश क्रॉप, ग्रीन मेन्यूर क्रॉप, पास्चर क्रॉप, कैच क्रॉप की यहाँ पे बात की। उसके बाद जो है अपन ने यहाँ पे नेक्स्ट वन जो बात की वो ट्रैप क्रॉप की बात की, कंपेनियन क्रॉप्स की बात की, मिक्स्ड क्रॉप की यहाँ पे बात की। उसके बाद नेक्स्ट वन जो वर्गीकरण आता है वह आता है आपका कर्षण क्रियाओं के आधार पर, कल्चरल प्रैक्टिसेस के आधार पर फसलों को वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है। तो सिंचित फसलें, अर्थात जिसमें सिंचाई करनी पड़े, अर्थात इरिगेशन रिक्वायरमेंट जिस फसल की होती हो तो उसे अपन सिंचित फसल कहेंगे। जैसे कहने का अर्थ है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना, शुगर केन के अंदर सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। और दूसरा आपका गेहूं के अंदर भी सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर जो रबी फसलें होती है उनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वर्षा तो वहां होती नहीं है। तो ज्यादातर में जो है सिंचाई की जाती है, जिनमें सिंचाई की जाती है वह इरिगेटेड क्रॉप्स के अंदर आती है। उसके बाद शुष्क फसलें, अर्थात जो कम पानी चाहने वाली, लो वाटर
रिक्वायरमेंट वाली, लो वाटर रिक्वायरमेंट, जिनकी पानी की आवश्यकता कम होती है, या अपन कहें कि जो फसलें शुष्क क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है, ड्राई एरियाज के अंदर उगाई जाती है। तो जैसे कहने का अर्थ है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सूखा रहता है, तो वहां उगाई जाने वाली फसलें शुष्क फसलें कहलाती है। और वह आप जानते हो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है? बाजरा, पर्ल मिलेट उगाया जाता है। बाजरा हो गया, ग्वार हो गया, तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो आपकी पश्चिमी या शुष्क फसलों के अंदर आती है। इवन आपका मूंग, उड़द, ये भी शुष्क फसलों के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो आता है वो आता है आपका दैट इज द शुद्ध फसल, सोल क्रॉप। इसका मीनिंग क्या होता है? एक खेत में एक ही समय पर एक ही फसल उगाना। ग्रोइंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप ऑन अ लैंड एट अ सेम टाइम। एक ही समय पर खेत में एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है? शुद्ध फसल या सोल क्रॉप कहलाती है। देन आता है एकल फसल या मोनोक्रॉपिंग, यानी कि एक ही खेत पर बार बार एक ही फसल लेना। जैसे कहने का अर्थ है आपने खरीफ में मक्का लिया, उसके बाद अगली खरीफ आई तब भी मक्का लिया, बीच में कोई फसल नहीं ली, यानी कि लगातार आप जो है सेम ऋतु में सेम फसल लेते जा रहे हो, उसे मोनोक्रॉपिंग या एकल फसल कहेंगे। अपन साल दर साल आप केवल एक फसल लेते हो, और ये मृदा के स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा नहीं माना गया है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन उसमें आगे बढ़ते हैं तो वो आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को, दो से अधिक फसलों को कतारों में बोना। दो या दो से अधिक फसलों को, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ रोज के अंदर, कतारों के अंदर बोना। यानी कहने का अर्थ है आप एक ही ऋतु में एक ही खेत के अंदर जो है दो या दो से अधिक, जैसे आपने एक कोई फसल लगा दी जिसकी दो कतार लगा दी, उसके बाद उसके बीच में दूसरी लगाई, फिर वापस उसकी दो कतारें, इसके बीच में आपने कोई दूसरी फसल ले ली, उसकी वापस दो कतारें, इसकी भी दो कतारें, इसकी, यानी कि आपने कतारों के अंदर इनकी बुआई की दो या दो से अधिक, तो वह इंटरक्रॉपिंग कहलाएगा। मिश्रित फसल, यानी दो या दो से अधिक फसल यहां पे लगा रहा है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ बोना बिना निश्चित कतारों के। यानी यहां पे कतारों का निर्धारण या तो कतारों में लगाई जाती है, लेकिन कतारों का कोई निर्धारण नहीं होता है। एक लगा दी, फिर वापस किसी की दो लगा दी, फिर वापस पहले की चार लगा दी, तो यहां पे कोई निर्धारण नहीं है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है? बीजों का मिश्रण कर देते हैं, बीजों का मिश्रण कर दिया जाता है, मिक्सिंग ऑफ द सीड्स। यानी यहां पे बीजों का मिश्रण नहीं है, यहां आप अलग अलग लगा रहे हो, लेकिन यहां क्या करोगे? आप मिश्रण कर दोगे, तो यह आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा। तो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग ज्यादातर वे लोग करते हैं जिनके पास भूमि कम होती है और वो अधिक प्रकार का या अलग अलग प्रकार का उत्पाद लेना चाहते हैं, तो वो इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। और इन दोनों में भी जो सबसे बेस्ट रहता है वह इंटरक्रॉपिंग रहता है, क्योंकि यहाँ पे सस्य क्रियाएं आसानी से की जा सकती है, उनकी कटाई आसानी से की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग कतारें होती है, और इस केस में कीट रोग का प्रकोप भी जो होता है वह कम रहता है। तो ये सारी जो चीजें थी वो अपन ने देखी फसलों के वर्गीकरण के केस में। फसलों के वर्गीकरण को अपन ने अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है, उनके जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकृत किया है, उनके वानस्पतिक आधार पर वर्गीकृत किया है। उसके बाद अपन ने जो है सस्य आधार या आर्थिक दृष्टि से उसका वर्गीकरण किया है। उसके बाद विशेष क्रियाओं के आधार पर भी अपन ने वर्गीकृत किया है। तो अलग अलग आधार पर जो है अपन ने फसलों का वर्गीकरण पढ़ा है। इसमें से दो वर्गीकरण एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जीवन चक्र वाला, जीवन चक्र यानी कि आपका खरीफ वाली फसलें कौन सी, रबी वाली कौन सी, जायद वाली कौन सी। उसके बाद दूसरा आपका सस्य या आर्थिक वर्गीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनाज वाली फसल कौन सी, दलहन वाली फसल कौन सी, तिलहन वाली फसल आपकी कौन सी। इसके अलावा आपकी जो अपन बात करें चारे वाली फसल कौन सी, नकदी फसल कौन सी, मसाले वाली फसल कौन सी, ये वर्गीकरण भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपको अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।